नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट की ABCD क्या होती है। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं इस वक्त बंसल हॉस्पिटल भोपाल के दो डॉक्टर्स। आइए पहले मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी हैं जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हैं। साथ साथ डॉक्टर संतोष अग्रवाल हैं जो यूरोलॉजिस्ट हैं और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। बंसल हॉस्पिटल की ये टीम अब तक 150 से अधिक किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक कर चुकी है। आज हम इनसे बातचीत में समझेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट आखिर क्यों ज़रूरत होती है और ऐसी कौन सी कंडीशन आती है जब किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी से है। डॉक्टर साहब, किडनी क्या होती है, ये हम पहले अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं। इनका मुख्य काम होता है शरीर में जो टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं उनको यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकालना। लेकिन हम कम लोग ये जानते हैं कि इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट काम किडनीज के हैं, जैसे कि खून बनाना, पानी का बैलेंस बनाना, शरीर में एसिड और बेस का नियंत्रण रखना, हमारी हड्डियों की मजबूती रखना। तो ये प्रमुख काम है जिनके सहारे ही हमारा जीवन चलता है। और ऐसे में किडनी की फेल होने की स्थिति में ये सभी काम जो हैं ये खराब होते हैं और व्यक्ति को समस्याएं होने लगती हैं। डॉक्टर संतोष अग्रवाल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किडनी ट्रांसप्लांट ऐसी कौन सी कंडीशन आती है जब किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली ऐसे मरीज जिनकी दोनों किडनी पूर्णतः फेल हो चुकी हैं, जिनको हम CKD 5 क्रोनिक किडनी डिसीज स्टेज 5 या एंड स्टेज रीनल फेलियर, मतलब जब किडनी पूरी तरीके से ख़राब हो गई है और पेशेंट डायलिसिस पे आ गया है या आने वाला है, तो ऐसे पेशेंट में किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी जाती है। और जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होता तब तक पेशेंट को डायलिसिस किया जाता है। डॉक्टर विद्यानंद, किडनी खराब कैसे होती है, आखिर क्या कारण होते हैं कि किडनी खराब हो जाती है। देखिए, किडनी खराब होने की बहुत सी वजहें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है डायबिटीज़। करीब 40% लोगों में जो हमारी डायलिसिस यूनिट में हम मरीजों को देखते हैं उनमें किडनी खराब होने की वजह डायबिटीज़ होती है। इसके बाद है BP है, स्टोन की बीमारियां हैं, आप में कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं, बच्चों में बहुत सी जन्मजात ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से उम्र बढ़ने के साथ उनकी किडनी फेल हो जाती है। बड़ी उम्र में बहुत सी बीमारी हैं, जैसे आप प्रोस्टेट की बीमारी लेते हैं जिसमें कि पेशाब का रास्ता रुका है और लंबे समय तक रुकने की वजह से किडनी फेल हो जाता है। बहुत सी ऑटो इम्यून बीमारी हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हैं जिसमें किडनी की छन्नियाँ डैमेज होती हैं और ये समय के साथ किडनी को फेल कर लेते हैं। बहुत से लोग दर्द की दवाइयाँ या ऐसी दवाइयाँ जो आपकी किडनी को हार्म कर सकती हैं, लंबे समय तक बिना डॉक्टरी सलाह के लेते रहते हैं, ये आपकी किडनी को डैमेज कर सकते हैं। तो ये प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से व्यक्ति की किडनी डैमेज हो सकती है। डैमेज हो गई किडनी यदि, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है डॉक्टर संतोष अग्रवाल। मैं आपसे दोनों लोगों से ये सवाल है, मेरा कॉमन सवाल है। मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब डॉक्टर त्रिपाठी ज़्यादा अच्छे से देंगे, क्योंकि वो किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन है और बीइंग ए नेफ्रोलॉजिस्ट उनके पास ये पेशेंट सबसे ज़्यादा आते हैं। देखिए, एक व्यक्ति की किडनी खराब हुई, अगर किसी की किडनी टेम्परेरी खराब होती है, एक्यूट किडनी इंजरी है, किसी को स्टोन है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ, किडनी खराब हुआ, ऐसे केसेस में जैसे स्टोन का ऑपरेशन किया यूरोलॉजिस्ट ने, डॉक्टर संतोष अग्रवाल फ्रिक्वेंटली ये केसेस देखते हैं और वो किडनी वापस ठीक हो जाती है। ये हो गया एक्यूट किडनी इंजरी। तो हर किडनी की खराबी एंड स्टेज में नहीं जाती। दूसरा है क्रॉनिक किडनी डिसीज़, मतलब किसी की किडनी परमानेंटली डैमेज्ड है। ऐसे मरीज भी तुरंत डायलिसिस में नहीं आते। समय के साथ उनकी किडनी के कार्य की जो क्षमता है वो कम होती जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है जब वो किडनी पूरी तरह से खराब हो जाती है, जो डॉक्टर अग्रवाल ने बताया एंड स्टेज किडनी डिसीज़, जहाँ किडनी का जो GFR है वो 15% से कम हो गया है। वो स्थिति होती है जहाँ पे व्यक्ति को ये फैसला करना होता है कि वो किस तरह की थेरेपीज़ में जाएगा, जिसको हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 ऑप्शन है: हीमोडायलिसिस, खून का डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, पेट का डायलिसिस और गुर्दा प्रत्यारोपण, जो कि प्रमुख विकल्प है जिसमें ज़िंदगी सबसे अच्छी रहती है और व्यक्ति लंबा जी सकता है। तो सर, सवाल यहीं से शुरू हो रहा है कि किडनी ट्रांसप्लांट आखिर क्या होता है और कैसे होता है। तो बेसिकली जैसा मैंने पहले बताया कि जब दोनों किडनी अपनी ख़राब हो जाती है तब ट्रांसप्लांट का सवाल आता है। कैसे होता है किडनी ट्रांसप्लांट? तो किडनी ट्रांसप्लांट में बेसिकली किडनी ट्रांसप्लांट में बेसिकली एक व्यक्ति होता है जो किडनी डोनेट करता है और एक व्यक्ति होता है जो किडनी रिसीव करता है। जो डोनेट करता है उसको किडनी डोनर कहते हैं और जो रिसीव करता है उसको रेसिपिएंट कहते हैं। और जो किडनी डोनर होता है एक जीवित व्यक्ति हो सकता है, एक मृत व्यक्ति भी हो सकता है। जीवित व्यक्ति में जो कोई रिश्तेदार होता है जो किडनी डोनेट करता है,
जिसमें या तो ब्लड ग्रुप मैच कर रहा हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नहीं ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है तो भी हम कर सकते हैं। और मृत व्यक्ति में ऐसे पेशेंट जो ब्रेन डेड हैं, जो एक्सीडेंट केसेस हैं, ब्रेन हेमरेज वाले केसेस हैं, इनके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, और जो ब्रेन डेड घोषित हो चुके हैं, जिनमें मतलब दिमाग की मृत्यु हो गई लेकिन हार्ट चल रहा है, ऐसे पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा जाता है। और अगर परिवार की सहमति होती है तो फिर उनमें से काफ़ी सारे अंग निकाल के उसमें प्रत्यारोपित किए जाते हैं। तो डोनर से किडनी निकालने के बाद जो रेसिपिएंट होता है, जिनकी किडनी ख़राब हो गई होती है, उसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसमें नाभि के राइट साइड में एक चीरा लगाकर जो खून की बड़ी बड़ी नसें जो पैर की तरफ जाती हैं, उनमें जगह बना के किडनी की जो धमनी और शिराएँ होती है, जिसको इंग्लिश में हम आर्टरी और वेन बोलते हैं, उसको जोड़ा जाता है। और आर्टरी और वेन जैसे ही जोड़ा जाता है उसको, तो किडनी में खून का संचार होता है। किडनी में जैसे खून का संचार होता है, तुरंत यूरिन बनना चालू हो जाता है। यूरिन बनने के बाद जो उसकी तीसरी नली होती है, जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, उसको पेशाब की थैली में जोड़ दिया जाता है। तो बेसिकली ये संक्षेप में है किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया के बारे में। ऑपरेशन करके किडनी निकाली जाती है, राइट साइड में चीरा लगा के वहाँ पे ये किडनी को प्रत्यारोपित किया जाता है। तो ये संक्षेप में किडनी ट्रांसप्लांट प्रत्यारोपण। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है डॉक्टर विद्यानंद की किडनी डोनर वर्ल्ड आया है। किडनी डोनर आखिर क्या होता है और कैसे इसकी पहचान होती है, और कौन कौन से व्यक्ति किडनी डोनेट कर सकता है? देखिए, तो किडनी डोनर दो तरह से होंगे। जैसा अभी डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि कैडेवर एक डोनर हुआ, जो ब्रेन डेड पेशेंट है जिसका ब्रेन हेमरेज हुआ है, तो वो तो कैडेवर डोनर हो गए, जिसमें परिवार के डोनर की ज़रूरत नहीं है। कोई व्यक्ति है जो ब्रेन डेड है, उसकी किडनी ली जाती है और गवर्नमेंट के सिस्टम के थ्रू उसको एलोकेट किया जाता है। हम बात करेंगे लाइव डोनर के बारे में। तो लाइव डोनर की कुछ कानूनी पहलू हैं। जैसे हमारे देश में जो कानून है वो ये बताता है कि कोई परिवार का व्यक्ति जो फैमिली रिलेटेड हो वही किडनी डोनेट कर सकता है। आप बाहर से किसी मित्र से या पड़ोसी से इससे किडनी नहीं ले सकते, और किसी भी तरह से पैसे का लेन देन डोनेशन की प्रक्रिया में पूरी तरह से मना होता है और वो क्राइम माना जाता है। तो परिवार के फैमिली मेम्बर्स के सभी के ब्लड ग्रुप टेस्ट किए जाते हैं। जो भी मैच होता है, हेल्दी होता है, वो एक कानूनी प्रक्रिया से गुजरता है, जिसमें ये देखा जाता है कि क्या इसमें कोई पैसे का लेन देन तो नहीं है, परिवार का ही व्यक्ति है। वो एक कमेटी सरकार की होती है, वो पास करती है, उसके बाद ही ट्रांसप्लांट होता है। अब मेडिकल पे हम आते हैं। तो मैंने बात की अभी ब्लड ग्रुप मैचिंग की। तो ब्लड ग्रुप मैचिंग दोनों के बीच होना चाहिए, इसको कंपैटिबल ट्रांसप्लांट बोलते हैं। लेकिन ब्लड ग्रुप मैचिंग की ज़रूरत नहीं है। जैसे बंसल हॉस्पिटल में अब तक हमने इतने ट्रांसप्लांट किए हैं, आज एक बहुत बड़ा नंबर है पेशेंट्स का, डोनर्स का हमारा, जो बिना ब्लड ग्रुप मैच का है। अगर आपके पास ब्लड ग्रुप मैच नहीं भी है तो आपके पास दूसरे जरिए हैं। आप स्वैप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आप दो अलग अलग फैमिलीज़ के बीच में डोनर्स की अदला बदली कर सकते हैं। आप बिना ब्लड ग्रुप के ट्रांसप्लांट, जिसको एबीओ इनकम्पेटिबल कहते हैं, वो कर सकते हैं। इसमें हम रेसिपिएंट की ब्लड ग्रुप की जो एंटीबॉडीज़ हैं उसको पहले ही बॉडी से हटा देते हैं। थोड़ा एक्सपेंस बढ़ता है, पर उसका सफलता का दर भी बिना ब्लड ग्रुप मैच जैसा ही है। तो आजकल ब्लड ग्रुप मैचिंग होना भी ट्रांसप्लांट में कंपलसरी नहीं है। आपके पास परिवार में जीवित फिट व्यक्ति है, आप डोनेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। एक डॉक्टर संतोष पाल, स्वैप ट्रांसप्लांट वर्ल्ड आया। स्वैप ट्रांसप्लांट को समझना चाहूँगा, क्योंकि बड़ी उत्सुकता होती है लोगों की, स्वैप ट्रांसप्लांट आखिर क्या होता है और किडनी ट्रांसप्लांट से कैसा अलग है ये? तो तिवारी सर ने जैसे बताया कि जो स्वैप ट्रांसप्लांट, स्वैप मतलब बेसिकली हिंदी में क्या होता है, अदला बदली, कि भाई तुम अपना ले लो और क्या कहते हैं मैं अपना दे दूँ, तो ऐसा होता है। तो सपोज आपके पास एक डोनर है जिसका ब्लड ग्रुप आपसे मैच नहीं कर रहा। सपोज मेरी किडनी ख़राब है और मेरी वाइफ है, उसका ब्लड ग्रुप अलग है। सपोज मेरा ए ग्रुप है और मेरी वाइफ का ब्लड ग्रुप बी है, वो बी वाली मेरे को ए नहीं दे सकती, ठीक है। लेकिन एक दूसरा भी पेयर है जिसका पेशेंट बी है और उसकी वाइफ ए ग्रुप की है, तो वो ए वाला बी को भी नहीं दे सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, उसकी वाइफ मेरे को दे देगी और मेरी वाइफ उसको किडनी दान दे देगी। तो क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। इसको पेयर्ड एक्सचेंज ट्रांसप्लांट या स्वैप ट्रांसप्लांट कहते हैं, और ये कानूनी रूप से पूरी तरीके से अलाउड है हमारे इंडिया में। स्वैप ट्रांसप्लांट हम लीगली कर सकते हैं, और हमने कम से कम कितने 3-4-5 कर लिए होंगे स्वैप ट्रांसप्लांट। 4-5 स्वैप हमने रिसेंट सारे अच्छे चल रहे हैं, सभी अच्छे चल रहे हैं। मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि एक तो हमने बात की स्वैप में, जो हमने म्यूचुअल अदला बदली की। एक और बहुत बड़ा स्वैप का इंडिकेशन होता है जब कुछ, जैसे मेरा कोई डोनर है और डोनर रेसिपिएंट के शरीर में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं कि मेरा डोनर मुझे किडनी नहीं दे सकता। एक रेसिपिएंट है, उसका डोनर मैच्ड भी है, लेकिन किडनी इसलिए नहीं दे सकता कि वो सेंसिटाइज्ड है, उसकी बॉडी में ऐसी एंटीबॉडी है कि वो किडनी को रिएक्ट कर जाएगी। ऐसी स्थिति में भी आप स्वैप पे जा सकते हो कि किसी और डोनर के साथ आपकी किडनी की मैचिंग अच्छी है, और इसमें 2, 3, 4, 5 ऐसी लंबी चेन होती है। आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि 3 पेयर डोनर के हैं, 3 पेयर रेसिपिएंट के हैं, पहले नंबर ने चौथे को दिया,
तीसरे ने दूसरे को दिया, और इस तरीके से एक साथ 5 या 6 ट्रांसप्लांट होते हैं। और बहुत जल्दी हम भी हमारी वेटिंग में भी ऐसे पेशेंट्स हैं, और हम ये भी करने के लिए आगे इस तरफ हम प्रयास कर रहे हैं। तो बस इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज मेरा ब्लड ग्रुप ए है और मैं फेलियर का पेशेंट, मेरी वाइफ का ब्लड ग्रुप बी है, वो मेरे को नहीं दे सकती। तो दूसरा ऑप्शन क्या होता अगर मैं स्वैप ट्रांसप्लांट नहीं कराता? तो एबीओ इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट, मतलब पहले जो डोनर के अगेंस्ट जो मेरे में एंटीबॉडी है बी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट, वो एंटीबॉडी पहले प्लाज्माफेरेसिस द्वारा निकाली जाती, तब मैं अपनी वाइफ से भी ब्लड किडनी रिसीव कर सकता था। लेकिन उसका रिजल्ट इन्फीरियर होता है। बेटर क्या रहता है? ब्लड ग्रुप मैच हो। तो अगर एक्सचेंज भी करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सगे रिश्तेदार हो कि नहीं, लीगली अलाउड हस्बैंड वाइफ। मतलब स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट एक किडनी जो बहुत अच्छा था, एक संजीवनी टाइप का है कि हम इसे कह सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, एक किडनी ट्रांसप्लांट सुनकर ही एक लगता है कि ऑपरेशन होगा, डोनर भी आएगा। तो कितने घंटे का ऑपरेशन होता है, हॉस्पिटल का सेटअप की क्या भूमिका होती है, और आप लोग चूँकि एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की भूमिका कितनी इम्पोर्टेंट होती है? तो बेसिकली जो ये एक टीम वर्क होता है, और इसमें मतलब जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट तो है ही है, जो असिस्टेंट सर्जन्स होते हैं, और जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग टेक्नीशियन, ट्रांसप्लांट आईसीयू का स्टाफ होता है जो ट्रेंड होता है। जैसे हमारा, जैसे कि ट्रांसप्लांट हमें करते 5 साल हो गए, तो हमारे स्टाफ बिल्कुल ट्रेंड है ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए। तो ये सारे ट्रांसप्लांट आईसीयू, ओटी स्टाफ, नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, सर्जन्स, इन सारी की टीम होती है जो कि इस प्रक्रिया को मतलब अंजाम देती है। और ये कहा जाए कि जब भी एक ट्रांसप्लांट होता है, कम से कम मैं ना कहूँ तो 15 से 20 लोग इन्वॉल्व होते हैं। आप लोग 150 से अधिक ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। भोपाल में अभी किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर बहुत ही चर्चा थी। ये तो मतलब टीम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितने घंटे का ऑपरेशन होता है ये पूरा? बेसिकली ये टोटल प्रक्रिया, बेसिकली दोनों ऑपरेशन ऑलमोस्ट सेम टाइम पे चालू होते हैं, किडनी निकालने का और किडनी जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जगह बनाने का। तो इसमें करीब डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स की पतला है, मोटा है, कितनी नसें हैं, कैसे जोड़नी है, 3.5-4 घंटे लग जाते हैं। कई बार ज़्यादा भी लगते हैं, कई बार कम भी लगते हैं। तो इसमें होता क्या है कि 2 ऑपरेशन थिएटर होते हैं, दोनों में ऑलमोस्ट 7 केस चालू होता है, और एक जो सर्जन होता है वो किडनी निकालने की तैयारी कर रहा होता है, और एक सर्जन बेड बनाता है। और बेड बनाने के बाद फिर उसमें जो नसों में किडनी जोड़नी है, उस नसों में उसको प्रिपेयर किया जाता है, और किडनी निकालने के बाद पहले उसको बर्फ़ में रखा जाता है, आइस में रखा जाता है, ताकि किडनी ख़राब ना हो। और किडनी को ठंडा किया जाता है, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ सॉल्यूशन हम डालते हैं ताकि किडनी ज़्यादा से ज़्यादा देर तक उसको सुरक्षित रखा जा सके। जब किडनी का बेड तैयार हो जाता है तो उसमें किडनी के आसपास जो एक्स्ट्रा टिश्यूज़ होते हैं उसको हटाया जाता है। इसको हम बेंच सर्जरी कहते हैं। बेंच सर्जरी मतलब किडनी को बाहर निकालने के बाद किडनी के ऊपर सर्जरी बेंच पे रख के की जाती है। तो उसमें जो एक्स्ट्रा टिश्यूज़ होता है हटाया जाता है, नसों को तैयार किया जाता है, और किडनी निकाल के फिर इसमें यहाँ पे इसको लगाया जाता है। तो जो भी खून की नसें काटी गई उनको वापस जोड़ा जाता है। इस तरीके से फिर एक ऑपरेशन अंजाम होता है। और इसमें एक मुख्य बात मैं बताना चाहूँगा कि आजकल जो हम डोनर ऑपरेशन है सारे लेप्रोस्कोपिक मेथड से कर रहे हैं। कि मतलब अपने इंडिया में कुछ गिने चुने सेंटर ही हैं, मतलब ऑलमोस्ट मान के चलिए मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में ओपन डोनर सर्जरी होती है। बट हमने आज तक जितने भी ऑपरेशन किए ऑलमोस्ट 99% लेप्रोस्कोपिक डोनर किए हैं। लेप्रोस्कोपिक डोनर में फ़ायदा ये होता है कि पेट में 3-4 होल होते हैं और किडनी को अंदर ही अंदर अलग कर लिया जाता है, फ्री कर लिया जाता है। मतलब दोनों खून की नसों को काटा जाएगा, आर्टरी और वेन को, और यूरेटर को काटा जाएगा। किडनी फ्री हो जाती है, किडनी को फिर बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन जो बाहर निकालने के लिए जो चीरा लगता है वो नाभि के नीचे यहाँ पे लगता है। और ये जो चीरा होता है जब पेशेंट मतलब ठीक हो जाता है तो वो अंडरवियर में छुप जाता है। बाहर से कोई भी देख के ये नहीं बता सकता कि इसका किडनी का ऑपरेशन हुआ है या किडनी निकाला। पहले आपने अखबारों में या पिक्चरों वगैरह में देखा होगा, ऑपरेशन हुआ इतने लंबे लंबे चीरे लगते थे, तो वो आजकल बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो चीरा पता नहीं चलता, रिकवरी इतनी फास्ट होती है कि 3 दिन में आप बोल भी नहीं सकते इसका कोई मेजर ऑपरेशन हुआ, छुट्टी हो जाती। तो ये डोनर के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आप डोनर के अगर एंगल से देखें तो वो कोई मरीज तो है नहीं, वो एक अच्छा काम करने के लिए आया है। हाँ, इसीलिए डोनर कहते हैं। वो अच्छा है, वो तो हेल्दी आदमी हो तो बेचारा अपने रिलेटिव को देने आया, तो उसको हर प्रकार की सुविधा या हर प्रकार की फैसिलिटी देना जरूरी है। और हमें स्पेशली इस बात का ध्यान रखना कि डोनर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो लेप्रोस्कोपिक मेथड से रिकवरी बहुत अच्छी होती है, स्कार नहीं आता, बहुत कम आता है, रिटर्न टू वर्क जल्द होता है। 10 दिन बाद आपको 10 दिन बाद जब पेशेंट आता है तो ऑलमोस्ट जैसा पहले रहता है वैसे हो जाता है। और यह भी देखा है कि 20-25 दिन में लोग अपना काम भी चालू कर देते हैं। मतलब फाइनेंशियल
लॉस भी नहीं है डोनर के लिए इतना, ज़्यादा से ज़्यादा उसको 20-25 दिन या 1 महीने घर बैठना पड़ता है। आप जो भी काम कर रहे हैं वापस से फिर काम है आप चालू कर सकते हैं। डॉक्टर विद्यानंद, एक सवाल बनता है कि ट्रांसप्लांट हो गया, अब आप के शरीर में किसी दूसरे की किडनी आई है तो रिजेक्शन के चांसेस या क्या सावधानी रखनी पड़ती है पेशेंट को? देखिए, तो सबसे पहले तो मैं इसका बेसिक मैकेनिज्म बताऊंगा कि ट्रांसप्लांट चलता कैसे है। आप किसी व्यक्ति के शरीर में किसी और की किडनी लगा रहे हैं, नेचुरली उस किडनी को उस बॉडी में एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, उसका शरीर उस किडनी को रिजेक्ट करेगा, वो किडनी इमीडिएट ख़राब हो जाएगी। इसको, इस रिजेक्शन को बचाने के लिए सभी ट्रांसप्लांट में इम्यूनोसप्रेशन दिया जाता है। कुछ 3 तरह की ड्रग्स होती हैं, टेक्रोलीमस, माइक्रोफेनोलेट और स्टेरॉइड, और इंडक्शंस होते हैं, कुछ कॉस्टली इंजेक्शंस होते हैं जो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया के पहले, दौरान और बाद में दिए जाते हैं, जिससे इस रिजेक्शन को बचाया जा सके। तो आप व्यक्ति की इम्यूनिटी को कम कर देते हैं, इम्यूनिटी कम होती है जिससे वो रिजेक्ट नहीं कर पाती। तो इस रिजेक्शन की बचाव के लिए ये दवाइयाँ ज़िंदगी भर लेना होता है। समय के साथ इनकी डोज कम हो जाती हैं, जैसे आफ्टर 6 मंथ उनकी डोजेस काफ़ी कम हो जाती हैं, उनके एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। और अगर 6 महीने तक मरीज अच्छी तरह चल रहा है, उसे कुछ मेजर प्रॉब्लम्स नहीं हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि 6 महीने के बाद दूसरी समस्याओं की रिस्क काफ़ी कम हो जाती है, व्यक्ति पूरी तरह से एक सामान्य व्यक्ति की तरह हो जाता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो अपनी दवाइयाँ बिल्कुल समय पे ले, रिजेक्शन को बचाने के लिए। अगर वो अपनी दवाइयों को 5 दिन 7 दिन नहीं लेता है तो पूरी संभावना है कि उसकी किडनी रिजेक्ट हो सकती है। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट आती है कि अगर आपने उसकी इम्यूनिटी कम की है तो उसमें संक्रमण का खतरा रहेगा। लोग इससे बहुत डरते हैं। उनका पहला सवाल होता है कि सर हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो ऐसा तो नहीं इन्फेक्शन हो जाएगा, हम कमरे में बंद रहेंगे, पैक रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारा जवाब होता है कि इसका जस्ट उल्टा है। क्योंकि आप डायलिसिस में हैं, आप ना पानी पी सकते हैं, आपको हफ्ते में 3 बार अस्पताल जाना है, आपका डाइट में इतने रेस्ट्रिक्शंस हैं। ट्रांसप्लांट किया ही इसीलिए है कि सारे रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो गए हैं। सिर्फ संक्रमण का ख्याल रखना है, गंदा बाहर का नहीं खाना है, साफ़ सुथरा रखना है। आप बहुत भीड़ भाड़ के इलाके में पहले 3 से 6 महीना ना जाएं, अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह है। सिर्फ संक्रमण के खतरे हैं अधिक, जिसके लिए पहले 6 महीना अत्यधिक सावधानी रखनी पड़ती है। हाँ डॉक्टर, मेरे को एक बात निकल के आ रही है कि बहुत से सवाल होते हैं, तो ट्रांसप्लांट के बाद सक्सेस रेट क्या है और व्यक्ति की औसत जीवन काल कितना होता है, कितना जीता है वो? मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब भी डॉक्टर त्रिपाठी बेहतर तरीके से देंगे। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और करीब करीब हर मरीज़ यही सवाल पूछता है। एक तरह से आप जो सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल हर दिन 10 लोग पूछते हैं। तो किसी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट जानने के पहले ये समझना होगा कि हम उसकी तुलना किससे कर रहे हैं। क्या एक नॉर्मल व्यक्ति से कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम उसकी तुलना कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति से जिसकी किडनी फेल है और वो डायलिसिस पर है। तो एक डायलिसिस में सामान्यतः ज़िंदगी व्यक्ति की 4 से 5 साल के बाद 20-30% लोग जीवित बचते हैं। इसका मतलब है कि ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। अगर उससे हम ट्रांसप्लांट की तुलना करें तो 1 साल तक ग्राफ्ट का सर्वाइवल 95% है। ग्राफ्ट का मतलब ट्रांसप्लांटेड किडनी है। 5 साल देखें तो 80 से 85%, 10 साल देखें तो 70 से 75%। मतलब 10 साल बाद 100 ट्रांसप्लांट किए हैं तो 75 लोगों की किडनी वर्किंग रहेगी। तो इससे आप डायलिसिस से तुलना करें तो ये तो एक तरह से एक बहुत बड़ा अंतर आ गया आदमी की ज़िंदगी में। तो ये अंतर है। एवरेज लाइफ की हम बात करते हैं तो जो डेटा हैं, जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, वो बोलती हैं 10 से 15 साल। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति 50 साल भी अपनी किडनी चला सकता है, 30 साल भी चला सकता है, और 5% व्यक्ति की किडनी पहले साल भी खराब हो सकता है। तो ये सब रिस्क संभावनाएं भी परिजनों को पहले बताई जाती हैं। इसमें बस मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि भाई किडनी कितने साल चलती है, इसमें एक बात क्लियर होना हमें ज़रूरी है कि जो जीवित व्यक्ति से जो डोनेटेड किडनी होती है वो ज़्यादा चलती है कंपेयर टू मृत व्यक्ति की किडनी में। तो अगर परिवार में अगर कोई जीवित व्यक्ति है जो डोनेट कर सकता है, चाहे भला ही ब्लड ग्रुप मैच ना करता हूँ, वो हमेशा ही एक ब्रेन डेड डोनर से बेटर रहता है। और कुछ पेशेंट हैं डॉक्टर त्रिपाठी के फॉलो में जो मतलब बाहर हुआ है ट्रांसप्लांट, जो 25 साल पहले हुआ, 30 साल पहले हुआ और चल रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोलता कि हर पेशेंट की किडनी 25 साल चलेगी, लेकिन एक लाइफ मिलती है। ये एक लाइफ चेंजिंग ऑपरेशन है। सोचिए एक पेशेंट जो हर हफ्ते 3 बार डायलिसिस पे आ रहा है और परिवार का हर व्यक्ति आ रहा है, जा रहा है, एक व्यक्ति लगा हुआ है, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। 6 महीने बाद अगर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है तो वो जॉब करता है, कॉलेज जा सकता है, सारी नौकरी कर सकता है, परिवार के खर्चे उठा सकता है, अपने भी खर्चे उठा सकता है। तो एक लाइफ चेंजिंग ऑपरेशन है। तो परिवार में अगर डोनर है तो डेफिनेटली ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहिए। डॉक्टर अग्रवाल की बातों में मैं एक और नई बात बहुत इंपॉर्टेंट ऐड करना चाहूँगा। जब हम ट्रांसप्लांट और डायलिसिस के बीच में तुलना कर रहे हैं कि बेहतर क्या है, क्या ज़िंदगी में अंतर आता है, तो सभी लोगों का एक डर है कि ट्रांसप्लांट बहुत महंगा है, मेरा एक साथ बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि ट्रांसप्लांट डायलिसिस से सस्ता ऑप्शन है।
आप डायलिसिस में जाते हैं, आप महीने में 12 से 15 डायलिसिस कर रहे हैं, आप हीमोग्लोबिन बढ़ाने के इंजेक्शंस ले रहे हैं, आपका मंथ का कम से कम 25 से 30 हज़ार खर्चा है। और अगर आप साल में 1-2 बार हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो ये 50 हज़ार तक हो गया। तो अगर 1 से 1.5 साल में डायलिसिस में रहते हुए आप जितना खर्चा कर रहे हैं उतने में आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है। ट्रांसप्लांट की दवाइयाँ 6 मंथ के बाद 4 से 5 हज़ार महीने की होती हैं। तो मैं अगर 10 साल की तुलना करूं तो ये अंतर 20 से 30 लाख का हो जाएगा। अगर व्यक्ति डायलिसिस में जीवित है तो भी, एक तो जीवित होने की संभावना कम है 10 साल, तो खर्चे के हिसाब से भी ट्रांसप्लांट एक बेहतर विकल्प है। ऐसी कोई चीज़ जो और व्यक्ति को जानना जरूरी हो या पेशेंट को जानना जरूरी हो या उसके पेशेंट को, क्योंकि जो पेशेंट है उसके जो परिजन होते हैं उनको ट्रांसप्लांट को लेकर के बहुत से सवाल होते हैं। आप लंबे समय से आप पूरी टीम के रूप में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, 150 से अधिक ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। ऐसे और क्या सवाल होते हैं जो व्यक्ति पूछता है और उसको आपको लगता है कि नहीं, हम इस वीडियो के माध्यम से उसको बताना चाहें? बेसिकली इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहता है, जब भी किडनी ट्रांसप्लांट से मतलब किडनी फेलियर का पेशेंट आता है तो दो चीज़ें बहुत सारा माइंड में रहता है कि किडनी डोनेट कौन करेगा, फैमिली में डोनेट ढूंढे कैसे, किससे बात करें, अब मान लो डोनर नहीं तैयार हो रहा है तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। दूसरा है कि कितना खर्चा आएगा, क्या कोई गवर्नमेंट स्कीम है, क्या इंश्योरेंस है, ये 4 चीज़ सपोर्ट करती है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से मैं त्रिपाठी सर को बोलूँगा इस सवाल का जवाब देना, क्योंकि प्राइमरली डॉक्टर साहब पूरा उस चीज़ को। मैं इसमें एक और है कि हॉस्पिटल की क्या भूमिका होती है और डॉक्टरों की क्या भूमिका होती है, ये भी होता होगा ना कि डोनर क्या ढूंढ देंगे, डॉक्टर साहब क्या सहायता बहुत कर सारे देंगे? लोग रहते हैं, डॉक्टर साहब किडनी आप अरेंज कर दीजिए, ये एक मैसेज बड़ी आते हैं, समस्या है हम तो लोगों बताएंगे के लिए। सर, बताएंगे सर। क्योंकि लोगों को लगता है कि बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, सर हमें ट्रांसप्लांट कराना है, तो क्या अस्पताल से डोनर मिल जाएगा? तो ये सबसे बड़ी भ्रांति है और इसको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि डोनर कहीं नहीं मिलता। या तो कैडेवर है जो सर ने बताया आपको, वो एक प्रोसेस, सरकारी प्रोसेस है कि आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है, आपका नंबर आएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, उसमें हमारा कोई रोल नहीं, वो गवर्नमेंट के सिस्टम है। अगर लाइव डोनेशन पे आपको जाना है तो डोनर आपको लाना है, और वो भी आपके परिवार का मैच डोनर लाना है, दोस्त नहीं, पैसे से लिया हुआ नहीं। तो बहुत से लोग तो हमारे पास हर दिन गूगल से 2-3 लोगों के कॉल आते हैं कि हम अपनी किडनी बेचना चाहते हैं। तो ये क्राइम है, ये सबको जानना जरूरी है कि आप अपने किसी भी अंग को किसी को बेच नहीं सकते। आपके परिजन की किडनी खराब है, आप उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए आप अपनी किडनी उसे दे सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके का बेचना खरीदने जैसा कोई सिस्टम नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है, और इस माध्यम से मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि कभी भी किडनी किसी से खरीदना, लेना, ये किसी भी तरीके से लीगली अलाउड नहीं होता। आपके परिजन को ही किडनी देनी होगी और सिर्फ वही दे सकता है लाइव डोनेशन में। डॉक्टर विद्यानंद, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए व्यक्ति आपके पास आ रहा है तो करीब उसके मन में सवाल आता है कि कितना खर्चा लगेगा और क्या वो इंश्योरेंस में हो सकेगा, गवर्नमेंट इंश्योरेंस होगा, कैसे, इस सवाल सबसे बड़ा सवाल होता है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, एक लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट जो कंपेटिबल है, ब्लड ग्रुप मैच ट्रांसप्लांट का एक्सपेंस करीब 5 से 6 लाख का कुल खर्चा होता है। लेकिन हम सुपरफिशियली ये खर्चे का नाम सुन लेते हैं, हमें अंदर का और नहीं पता होता कि अगर कोई व्यक्ति महानगरों में ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा है, वहाँ उसे 3 महीना रुकना है, उसकी प्रोसेस होगी, ट्रांसप्लांट के बाद रुकेगा, तो ज़्यादातर खर्चा तो रुकने का, बाद की जांचों का, बहुत सी चीज़ों का होता है। तो करीब 12-13 लाख रुपए किसी भी बड़े सेंटर में ट्रांसप्लांट का खर्चा होता है। हमारे यहाँ बंसल हॉस्पिटल में जहाँ हम ये ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हमारा सब कुछ मिला के कुल खर्चा मैक्सिमम 6 लाख, या जेनेटिकली अनरिलेटेड है उसमें कुछ इंजेक्शंस लगते हैं तो 7 लाख तक जाता है। और चूँकि लोकल पेशेंट्स हैं, मध्य प्रदेश के, सेंट्रल इंडिया का ये सबसे बड़ा ट्रांसप्लांट सेंटर है जहाँ आसपास के सारे लोग आते हैं, तो फ़ायदा ये है कि मरीज़ हमारे आसपास है, तो बहुत एक नज़दीकी से उसकी केयर होती है, आसपास रहता है, तो ये दूसरे एक्सपेंसेस उसके कम होते हैं। तो कुल खर्चा ये 6-7 लाख हो गया, जिसमें इमीडिएट उसका सारा काम पूरा हो गया। बाद में दवाइयों के भी एक्सपेंसेस होते हैं, तो मैंने बताया कि पहले 6 महीना एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा, 8 से 9 हज़ार, 10 हज़ार हो सकता है। आफ्टर 6 मंथ्स ये खर्चा करीब 4 से 5 हज़ार महीने का होता है, और समय के साथ डोजेस कम होने लग जाती हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में आपके सभी सवाल यदि होंगे तो इस वीडियो के माध्यम से पूरे हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल होता है तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वो आप वहां पर सवाल पूछ सकते हैं, और डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी और डॉक्टर संतोष अग्रवाल आपके हर सवाल का पूरा जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।